रेड बॉक्स वाली चट्टान मजदूरों ने शाम तक तकरीबन आधी तोड़ डाली थी। ये कोई ज़्यादा बड़ी चट्टान नहीं थी। मैं पत्थरों के पीछे से होता हुआ चट्टान की खो में घुस गया। वहाँ रेत नरम थी। मैंने जल्दी जल्दी एक जगह से छोटे छोटे पत्थर हटाने शुरू कर दिए। इन पत्थरों के नीचे रेत और संगरेजे थे। उन्हें भी जितनी जल्दी हटा सकता था हटा दिया। नीचे वो गड्ढा नमूदार हुआ जिसके पहलू की दीवार में मैंने एक जगह शगाफ करके रेड बॉक्स को छुपाया था। वहाँ मैंने पत्थर ठोंस रखे थे। उन पत्थरों को बाहर लुढ़काया और फिर जब मेरा हाथ अंधेरे में चमड़े के थैले से टकराया तो मुझे जैसे नई जिंदगी मिल गई। तेजी से थैला बाहर निकाला। रेड बॉक्स और रिवॉल्वर उसमें मौजूद था। दोनों चीज़ों को लेकर गड्ढे से बाहर निकला। मैं पतलून कमीज में था। थैले को कमीज के अंदर नहीं छुपा सकता था। उसी तरह झाड़ कर उसे बगल में दबा लिया। चट्टान के धियाने पर आकर झुक गया। दाएं बाएं देखा, वहाँ कोई नहीं था। फुर्ती से समंदर की जानब उतर गया और साहिल के साथ साथ आगे की जानब चलने लगा। मेरा जूता रेत में धंस रहा था। ज़ेरे तब मेरी मरद से काफ़ी निकल आने के बाद मैं रेतले साहिल पर से हटकर एक कच्चे रास्ते पर आ गया जहाँ नारियल और ताड़ के दरख्त दूर तक चले गए थे। रेड बॉक्स को हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद और दुनिया की नज़रों से उछल करने के लिए मुझे कोई मुनासिब जगह नहीं मिल रही थी। मुझे वहम हो गया था कि मैंने इसे समंदर में भी फेंका तो वहाँ से इसे निकाल लिया जाएगा। मुझे अपने वतन की सलामती की खातिर दुश्मन के अनगनत नापाक अज़ाइम को बेनकाब करना था। मैं किसी किस्म का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। ये रेड बॉक्स ऐसा था कि मुझे एक सेकंड में बेनकाब कर सकता था। इसमें मेरी पूरी फिल्म महफूज थी। जब मैं अब दोस्त के तार पेडरों में बम के फ्यूज़ लगा रहा था, चलते चलते मैं शहर के शुमाली इलाके में निकल आया। यहाँ मैंने एक जगह बहुत से चिराग और मोमबत्तियाँ जलती हुई देखी। मुझे अगरबत्तियों की महक भी आई। यह मुसलमानों का कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान का ख्याल आते ही एक ऐसी तरकीब मेरे जहन में आ गई जो तीर बहदफ थी। अगर मैं रेड बॉक्स को किसी कब्र में दबा दूँ तो क़यामत तक इसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता था। कब्र को दोबारा खोदने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस मंसूबे को जहन में लाकर कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। सबसे पहले मैंने यह देखा कि वहाँ मेरे अलावा कोई ऐसा आदमी या औरत तो नहीं है जो किसी कब्र पर फातिहा पढ़ रही हो या मोमबत्ती जला रही हो। मैंने सारी कब्रों में घूम फिर कर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। गोरखान की झोंपड़ी भी मुझे नजर न आई। शायद वो भी कब्रिस्तान की बजाय करीबी बस्ती में रहता था। अब मैंने कब्रों का जायजा लेना शुरू कर दिया। मैं किसी ऐसी कब्र की तलाश में था जो नहीं हो, यानी जिसमें 2-1 रोज़ पहले कोई मुर्दा दफन हुआ हो। बहुत जल्द मुझे ऐसी कब्र मिल गई। उसकी मिट्टी अभी तक गीली थी। मैंने पहले उस कब्र के पास बैठकर फातिहा पढ़ी, फिर उस कब्र के मुर्दे की रूह से माजरत तलब किया। इसके बाद अल्लाह मियाँ से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और कब्र के दरमियान से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। इस इलाके की मिट्टी में रेत ज़्यादा मिली हुई थी जिसकी वजह से वहाँ बहुत जल्द गड्ढा बन गया। मैं गड्ढे में उतर गया और कोई 1 घंटे की मेहनत के बाद लाहद की दीवार तक पहुँच गया। यहाँ लाहद की दीवार पत्थरों से चुनी गई थी। उन पत्थरों को मैं खाली हाथों से नहीं हटा सकता था। अगर मैं वहाँ भी रेड बॉक्स के थैले को रख देता तो कोई ख़ास खतरा नहीं था, क्योंकि मैंने कब्र में कोई 4-4.5 फुट गहरा गड्ढा खोद लिया था। चुनाचे मैं वहीं लाहद की दीवार के पास ही रेड बॉक्स के थैले को रखकर ऊपर मिट्टी डाल दिया, गड्ढे से बाहर निकला और मिट्टी को कब्र में फेंकना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में कब्र भर गई। मैंने कब्र को ऊपर से वैसे ही हमवार कर दिया जैसे वो पहले थी। एक दूसरी कब्र से कुछ फूलों के गुलदस्ते उठाए और उस कब्र पर रख दिया। मेरे हाथ कोहनियों तक मिट्टी में भर गए थे। जूतों पर भी मिट्टी की तह चढ़ गई थी। कब्र को मैंने सरहाने की जानब से गौर से देखा। वहाँ कोई कुतबा नहीं लगा था। यह काम इतनी आसानी से हो जाएगा। आसानी से मुराद ये कि कोई मुझे चेक करने वाला नहीं होगा, मुझे यकीन नहीं था। मैं जल्दी से कब्रिस्तान से निकला और करीबी बस्ती की तरफ चल पड़ा। बस्ती में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। बस्ती के पीछे शहर की इमारतों की रोशनियाँ झिलमिला रही थीं। यह बस्ती मुसलमानों की थी। यहाँ एक मस्जिद के मीनार भी दिखाई दिए। बस्ती के किनारे एक जगह कुआं था जिसके चौबचे में पानी भरा हुआ था। उस चौबचे के किनारे बैठकर मैंने मुँह हाथ और पाँव अच्छी तरह से धोए, जूतों को सारे का सारा धो डाला ताकि रेत का कोई निशान बाकी न रहे। फिर जेब से रुमाल निकालकर मुँह पोंछा, बालों को छोटी कंघी से संवारा और खुदा का शुक्र अदा करता हुआ बस्ती से हटकर चलता शहर की इमारतों की तरफ हो लिया। वहाँ से मैंने बस पकड़ी, आधे रास्ते में उतरकर टैक्सी लिया और अपने होटल में आ गया। अपने जूतों और पतलून को पानी डालकर अच्छी तरह से धोकर साफ किया
ताकि उनमें रेत का कोई निशान बाकी न रहे। फिर खुद भी गुस्ल किया, कपड़े बदले और फ़ौरन बंदरगाह के सिक्योरिटी ऑफिस में आ गया। जेटी ऑफिसर पले ने मुझे गौर से देखा और बोला, कैप्टन तुम कहाँ थे? मद्रास से इंक्वायरी टीम के हेड का फ़ोन आया था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। कल 10 बजे वो यहाँ पहुँच रहे हैं, तुम वक्त पर आ जाना। मैंने बहाना बनाया कि खाना खाकर ऐसा सोया कि शाम को आँख खुली। मैं सोचने लगा कि तहकीकाती टीम का हेड मेरे बारे में क्यों पूछ रहा था। मेरे दिल में अब ज़रा सी बात पर अंदेशे पैदा हो जाते थे। हालांकि मैं सुप्रीम हेडक्वार्टर यानी राजधानी से आया था और उन्हें मुझसे भी बात करनी थी। ये कोई ऐसी बात नहीं थी। मिस्टर पले जाने के लिए तैयारी करने लगा। कैप्टन मैं तो जा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठना, हो सकता है मद्रास से फिर फ़ोन आ जाए। मिस्टर पले चला गया। उसका चेहरा संजीदा था, मालूम होता था कि बहुत कुछ सोच रहा था। मैं कोई आधा घंटा वहाँ बैठा। मुझे ख्याल आया कि आज रात रत्नावली ने मुझे अपने होटल में बुलाया हुआ है। वहाँ जाने को मेरा दिल न चाहा। मैं सिक्योरिटी ऑफिस से निकलकर सीधा अपने होटल आ गया। पतलून सो गई थी, उसे इस्त्री करवाया। इन्हीं मसरूफियात में रात के 10 बज गए। मैंने कुछ सैंडविचेस मंगवा कर खा लिए थे। अचानक ख्याल आया कि पूरा रात लड़की रत्नावली से मुलाकात कर ही लेनी चाहिए। सुबह तहकीकाती टीम आ रही है, हो सकता है वहाँ से कोई मुफीद सुराग मिल जाए। मुझे यह भी फिक्र लगी थी कि अगर रत्नावली इंटेलिजेंस की औरत है तो कहीं जेटी ऑफिसर पले के जरिए तहकीकाती टीम तक मेरे खिलाफ कोई ऐसी रिपोर्ट न कर दे जो मेरे हक में हलाकत खेज हो। मैं कुर्सी से उठ बैठा। मेरे पास सिवाय अपने खरीदे हुए चाकू के और कुछ नहीं था। मैंने चाकू पतलून की पिछली पकड़ में रखा और कमरे को ताला लगाकर होटल से बाहर निकल आया। रत्नावली का होटल वहाँ से 6-7 मील के फासले पर था। टैक्सी पकड़ी और होटल से कोई 2 फरलांग दूर टैक्सी छोड़ दी और पैदल ही नीम तरीक सड़क पर रवाना हो गया। रत्नावली के होटल की सड़क पर मुड़ा तो दरख्तों के नीचे सड़क के किनारे एक जीप खड़ी देखी। मेरा माथा ठनका। करीब गया तो मैंने जीप को पहचान लिया। ये जेटी ऑफिसर मिस्टर पले की जीप थी। ये मद्रासी यहाँ रत्नावली से मिलने आया था। क्यों आया था मुझे मालूम था। मैं किसी तरह ये मालूम करना चाहता था कि ये मद्रासी रत्नावली से क्या कहने आया है। मैं मोहतात हो गया। सड़क छोड़कर दाएं जानब दरख्तों के अंधेरे में चलता हुआ गेट के पास आकर देखा। गेट का चौकीदार बेंच पर नीम दराज बीड़ी पी रहा था। जीप होटल के गेट से कोई 100 कदम के फासले पर दरख्तों में खड़ी थी। उधर भी गहरा अंधेरा था। मैं नहीं चाहता था कि चौकीदार मुझे अंदर जाता देखे, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि अंदर किस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए और मुझे क्या करना पड़े। रत्नावली का कमरा होटल के कोने में था। मैं दीवार के साथ साथ चलने लगा। दीवार ऊंची थी, ऊपर खारदार तार नहीं लगी थी। एक जगह एक दरख्त अंदर की तरफ झुका हुआ था। उस दरख्त पर चढ़कर मैं दबे पांव हॉस्टल के लान में उतर गया। रत्नावली का कमरा लान के पार था, जहाँ रोशनी हो रही थी। मैं गार्डिनिया की बाढ़ के साथ साथ एहतियात से बेआवाज कदम उठाता रत्नावली के कमरे की खिड़की के पास आकर झुक गया। मुझे अंदर से एक औरत और मर्द के बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मुझे मिस्टर पले के सिगार की मखसूस खुशबू आई। खिड़की पर अंदर की तरफ पर्दा गिरा हुआ था। मैं कुछ देख नहीं सकता था। मैंने खिड़की के साथ कान लगा दिया। मुझे रत्नावली की धीमी आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, सर मैंने कैप्टन मेहता से मिलकर अब तक यही अंदाज़ा लगाया है कि उसका सनहाली एजेंटों के गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं है। मिस्टर पले की तनख लहजे वाली आवाज़ है, तुम्हारा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। मुझे यकीन है कि वो सनहाली तकरीबकारों से मिला हुआ है और रेड बस की चोरी और मिस्टर व्यास के कत्ल में उसका बाकायदा हाथ है। ये दोनों तामिल ज़बान में गुफ्तगू कर रहे थे। रत्नावली ने एक तवील सांस लिया और बोली, आपने मुझे खामखा इस काम में उलझा लिया है। मैंने तो मिस्टर व्यास से भी दबी ज़बान में मदद तलब कर ली थी, मगर उन्होंने मुझे भयानक नतीज की धमकी दिया। मैं क्या कर सकती हूँ? मिस्टर पले ने कहा, यही धमकी मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। अब यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन गया है। दूसरी तरफ मेरी नौकरी चले जाने का भी डर है। तो मैं मेरी हिदायत के मुताबिक कैप्टन मेहता की सुराग रसानी जारी रखनी होगी। कल तहकीकाती टीम आ रही है। मैं उसके हेड डायरेक्टर इंटेलिजेंस को कैप्टन मेहता के बारे में बता दूंगा कि मुझे इस आदमी पर शक है कि यह सनहाली एजेंट है। मेरे होंठ भींच गए। यह कमीना पहले मेरी तबाही का प्रोग्राम बने हुए था। रत्नावली की आवाज़ आई, ठीक है आप ऐसा कर सकते हैं, मगर मैं आखिरी बार कैप्टन मेहता के कमरे की तलाशी लूँगी। इसके बाद अगर आपने मुझे मजबूर किया, मेरा मतलब है मैं कॉलेज की लेक्चरर हूँ, मैं आप लोगों में फंस गई हूँ
अब निकलना चाहती हूँ। मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं है, मिस्टर पले ने खुले लफ्ज़ों में कह दिया। रत्नावली, अगर तुमने मेरे कहने के मुताबिक अमल नहीं किया तो तुम जिंदा नहीं रह सकोगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ये बात यूँ ही। रत्नावली की तरफ से खामोशी रही। मिस्टर पले के दोबारा पूछने पर रत्नावली के मायूस और सहमी सी आवाज़ सुनाई दी। यह ब्लैकमेलिंग है, मिस्टर पले ने कहा। यह हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। रत्नावली ने फौरन जवाब दिया। तुम अपनी खाल बचाना चाहते हो मिस्टर पले? ठीक है, मैं भी मरना नहीं चाहती। तुम जैसे कहोगे वैसे ही करूँगी। इसके साथ ही कुर्सी के चिरचिराने की आवाज़ें। मिस्टर पले कह रहा था, मैं चलता हूँ, कल शाम को आकर तुम्हें नई लाइन बताऊँगा। मैं दबे पाँव चला, खिड़की से हटकर लान में उतर गया और फिर बाढ़ के साथ साथ लगा दरख्त की टहनी को पकड़कर दरख्त पर चढ़ गया। वहाँ से दीवार की दूसरी जानब कूद गया और वहीं बैठ गया। मेरे आसपास गहरी खामोशी थी। सड़क पर आने की बजाय मैं झाड़ियों में तेजी से गुजरता जीप के करीब आकर रुक गया। मद्रासी ऑफिसर मिस्टर पले सुबह मद्रास की इंक्वायरी टीम के सरबराह तमिलनाडु के डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस को मेरे बारे में ये बता देता है कि मैं सनहाली एजेंट हूँ, तो ख़ाम मैं बेगुनाही साबित भी कर दूँ, लेकिन यह बात दिल्ली हेडक्वार्टर तक पहुँचकर मेरे सारे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। मिस्टर पले को अब रास्ते से हटाना ज़रूरी हो गया था। मैं जीप के एक तरफ अंधेरे में छुपा हुआ था। चाकू जेब से निकाल कर मैंने खोल लिया था और उस पर अपने दाएं हाथ की गिरफ्त मजबूत कर ली थी। गर्ल्स हॉस्टल के गेट की तरफ से मुझे एक साया जीप की तरफ आता दिखाई दिया। यह मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर पले था। उसकी ज़िंदगी के चंद आखिरी कदम बाकी रह गए थे। यह मरियल सा दुबला पतला आदमी मेरा और मेरे मिशन का दुश्मन था। यह मुझसे बच नहीं सकता था। अगर यह सुबह तक जिंदा रहता है तो मेरी मौत से बदतर ज़िंदगी का जियतनाक दौर शुरू हो जाता था। मैंने चाकू के दस्ते पर अपनी गिरफ्त और ज़्यादा मजबूत कर लिया। मैंने तय कर लिया कि किस तरफ से हमला करना होगा और चाकू का वार जिस्म के किस हिस्से पर किया जाएगा। बाहर सूरत मिस्टर पले की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए थी, क्योंकि गेट पर चौकीदार जाग रहा था। एक तजर्बेकार और मजबूत जिस्म वाले कमांडो के लिए यह पतला दुबला हिंदू मद्रासी एक आसान शिकार था। फिर भी मैं गाफिल नहीं था। उसकी एक चीख मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थी। पले जीप के करीब आ गया। मैंने अपना सांस रोक लिया। वो जीप के हक्म में घूमकर जो ही दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मिस्टर पले को यकीनन सबसे पहले यही महसूस हुआ होगा कि उस पर दरख्त आ गिरा है। मेरा पहला टारगेट उसकी गर्दन था। गर्दन एक ही छलांग में मेरे काबू में आ गई थी। चाकू उसके साथ बिल्कुल उसकी कमर में उतर गया था। चाकू मैंने वहीं रहने दिया। गिरते हुए मिस्टर पले को गर्दन से घसीट कर झाड़ियों के अंधेरे में ले गया। जब मैं 5-10 सेकंड के बाद झाड़ियों में से उसकी लाश लेकर निकला तो चारों तरफ वैसे ही रात का अंधेरा और खामोशी छाई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और हुआ भी क्या था? ये बातें मेरे मिशन का, बल्कि हर उस आदमी के मिशन का नगरेज हिस्सा होती हैं जो अपने वतन की सलामती का मिशन लेकर दुश्मन के मुल्क में या मौत के मुंह में उतर जाता है। मिस्टर पले की लाश को मैंने जीप में पीछे डाल दिया, जीप का मोम जमा गिरा दिया और इंजन स्टार्ट करके होटल की गली से बाहर सड़क पर आ गया। पले का काम तमाम कर दिया गया था। बात सिर्फ इतनी थी कि पले की लाश को हॉस्टल की इमारत से काफ़ी दूर किसी जगह फेंकना चाहता था, ताकि रत्नावली इस केस में किसी तौर पर मुलवस न होने पाए। उसकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि मिस्टर व्यास के बाद अब मिस्टर पले उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, और रत्नावली को मेरे बारे में अभी तक कुछ इल्म नहीं था। उसे इस अमर का कोई सबूत भी नहीं मिला था कि मेरा सनहाली तकरीबकारों से कोई वास्ता है। इस एतबार से रत्नावली मेरे लिए बेज़रर थी। पले की मौत का सुनकर यकीनन वो सुख का सांस लेगी और कभी भूल कर भी किसी से अपनी ज़िंदगी के वाक़यात का जिक्र नहीं करेगी। मेरी जीप एक वीरान सड़क पर उड़ी जा रही थी। मैंने गर्दन मोड़कर जीप के पिछले हिस्से में निशस्तों के दरमियान पले की लाश को देखकर इत्मीनान कर लिया। अब यह खदशा था कि कहीं किसी चौक में पुलिस राउंड पर न हो और जीप की चेकिंग न करे। मैं गर्ल्स हॉस्टल के इलाके से निकल आया था। मैंने जीप को एक कच्ची सड़क पर डाल दिया जो दूर एक बड़ी इमारत की तरफ जाती थी। उस इमारत में बत्तियां जल रही थीं। मैंने जीप को एक तरफ सड़क से उतार कर खड़ा किया। हेडलाइट्स मैंने रोशन नहीं की थीं। पले की लाश को वहीं जीप के पीछे ही पड़ा रहने दिया। जेब से रुमाल निकाल कर जहाँ जहाँ मेरा हाथ लगा था वहाँ रगड़ रगड़ के आगे पीछे उंगलियों के निशान साफ किए और आहिस्ता से दरवाज़ा खोल कर आगे पीछे देखा। सड़क वीरान थी। मैं जीप से उतरकर तेज़ी से सड़क की दूसरी जानब हो गया और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलकर
बड़ी सड़क पर आकर नॉर्मल चाल के साथ वापस जाने लगा। कौन आलू चाकू मैंने पले की कमीज से पहुँच लिया था, मगर इस चाकू का मेरे पास रहना किसी हालत में मुनासिब नहीं था। मैंने उसे साफ कर लिया था। फेंकने के लिए कोई मौजूद जगह भी देखता जा रहा था। सड़क कुशादा थी मगर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी। खंभों पर मरकजी लाइट्स काफ़ी फासला छोड़कर लगी थीं। मुझे मालूम था कि कहाँ जाना है और यह सड़क किधर जा रही है। जब मैं ट्रैश वाली जगह से काफ़ी आगे निकल आया तो एक जगह चार दीवारी के अंदर कूड़े क्रिकेट का ढेर था। कूड़ा क्रिकेट बाहर तक भरा हुआ था। इस ट्रैश डंप की एक भी दीवार की तरफ जाकर मैंने चाकू को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद मैं सड़क के चौराहे पर था जहाँ मुझे एक खाली टैक्सी मिल गई और मैं अपने होटल से एक बाज़ार पहले ही उतरा और पैदल चलता अपने होटल में आ गया। दूसरे रोज़ मिस्टर पले की लाश जीप में पड़ी हुई मिली। उसकी जेब में ID कार्ड मौजूद था। लाश को अपनी तहवील में लेकर पुलिस बंदरगाह के सिक्योरिटी ऑफिस में इब्तदाई तफ्तीश के लिए पहुंच गई। जिस वक्त मैं सिगरेट सुलगाए मज़े से टहलता ऑफिस में आया तो पुलिस इंस्पेक्टर बाहर कुर्सी पर बैठा दफ्तर के मुलाजमों के बयानात कलम बंद कर रहा था। मैंने हैरत का इजहार करते हुए पूछा कि क्या बात हुई है। मद्रासी पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे गौर से देखा और बताया कि मिस्टर पले को रात किसी ने कत्ल कर दिया है। मैंने सिगरेट फेंक दिया और ताज्जुब से कहा, लेकिन वो तो कल शाम मेरे ही ऑफिस में आए थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझसे सवाल किया कि मैं कौन हूँ। मैंने अपना तारुफ कराते हुए ID कार्ड पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया जिस पर कैप्टन रामकिशन मेहता इंटेलिजेंस ऑफ इंडिया लिखा हुआ था और सरकारी मोहर भी लगी थी। मद्रासी पुलिस इंस्पेक्टर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। वो वर्दी में था। उसने मुझे सैल्यूट किया और बोला, सारे लाश जीप में ही मिली है। कातिल ने मिस्टर पले का खून करके जीप नागापुली के इलाके में एक्साइज बिल्डिंग पर खड़ी कर दी थी। जीप के निशान बड़ी सड़क तक जाते हैं। लगता है कत्ल किसी दूसरी जगह पर किया गया है। मैंने आलाई कत्ल के बारे में इस्तफसार किया तो पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, आलाई कत्ल बरामद नहीं हो सका सर, मगर हमारे आदमी उसे ढूंढने में लगे हैं। मेरा माथा ठनका। पुलिस से कुछ बैद नहीं था कि ये इस इलाके के सारे कूड़े करकट के ढेरों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। ऐसी सूरत में उन्हें मेरा चाकू मिल सकता था और चाकू के दस्ते पर मेरी उंगलियों के निशान मौजूद थे। मैंने पुलिस की तफ्तीश को गलत रास्ते पर डालने का फैसला कर लिया और कहा, कल शाम मुझे मिस्टर पले कह रहे थे कि उन्हें टावर हाउस की तरफ अपने किसी दोस्त से मिलने जाना है। हो सकता है कातिल ने टावर हाउस के इलाके में ये अफसोसनाक वारदात की हो और पुलिस को गुमराह करने के लिए जीप लाश समेत नागापुली के इलाके में लाकर खड़ी कर दी हो। पुलिस ऑफिसर मेरे फौजी ओहदे और सेंट्रल इंटेलिजेंस के अफसर होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर था। उसने मेरी बात नोटबुक में फ़ौरन नोट कर लिया और एक सिपाही को यह पैगाम देकर टेलीफोन करने दौड़ाया कि टावर हाउस के इलाके की छानबीन शुरू कर दी जाए। दफ्तर के चिपड़ासी ने मेरे लिए कुर्सी बाहर डाल दिया। मैं अफसोस का इजहार करते हुए बोला, मिस्टर पले की यहाँ किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो तो हर एक से बात नहीं करते थे। पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगा, सर मुझे तो यह ख़ानदानी दुश्मनी का तनाज़ा लगता है। मुझे इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि मिस्टर पले का अपने चचाजाद भाइयों से नारियल के एक फार्म की तकसीम के सिलसिले में झगड़ा चल रहा था। बड़ी अच्छी बात है, मैंने दिल में कहा, तो मैं इसी तरफ तफ्तीश का रुख मोड़ना चाहिए। पले की लाश पोस्टमार्टम के लिए नेवी के अस्पताल पहुंचा दी गई थी। नेवल पुलिस भी अपने तौर पर तफ्तीश कर रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ी देर बाद सिपाहियों को लेकर चला गया। महकमे के तमाम जिम्मेदार वहां आ गए। मैं भी उनमें शामिल होकर मिस्टर पले की मौत पर अफसोस का इजहार कर रहा था। ठीक 10 बजे मद्रास से टीम इंक्वायरी भी वहां पहुंच गई। उस टीम में एक डायरेक्टर इंटेलिजेंस मिस्टर गोस्वामी और 2 CID इंस्पेक्टर शामिल थे। जब उन्हें मिस्टर पले के कत्ल की खबर मिली तो डायरेक्टर इंटेलिजेंस की भवें सुकड़ गईं। वो मुझे एक तरफ ले जाकर अंग्रेजी में कहने लगा, तुम्हारा क्या ख्याल है कैप्टन? मैंने कहा, सर मुझे तो यह सनहाली तकरीबकारों की वारदात लगती है। इससे पहले मिस्टर व्यास को भी ऐसे ही हालात में मौत के घाट उतार दिया गया है। गोस्वामी गोल मटोल काला कलोटा गंजा इंटेलिजेंस ऑफिसर था, ठंडे सूट में था और सिगार मुंह में दबाए खालिस ब्यूरोक्रेट लग रहा था। कहने लगा, ऑफ कोर्स मेरा अपना भी यही ख्याल है, मगर हमें यह बात अपने तक रखनी होगी। फिर अपने कान के बालों की भरी हुई लू को मरोड़ते हुए बोला, ये जो हमने इलाके में कमांडो और गुरिल्ले फैला रखे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। हमें अपने खुफिया एजेंट छोड़ने होंगे। जब भी हमें सनहाली तकरीबकारों का कोई सुराग मिल सकेगा। मैंने बहुत जल्द अंदाज़ा लगा लिया कि वो फ़ौज की निस्बत अपने खुफिया एजेंटों को ज़्यादा अहमियत देता था। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। इंक्वायरी टीम ने ऑफिस का एक कमरा संभाल लिया और वहाँ बाहर पहरा लगवा दिया।
यहाँ दोपहर तक सबमरीन के हादसे की खुफिया फाइलों की वारगर्दानी होती रही। नतीजा क्या निकलना था? दोपहर को दिल्ली से मिस्टर टंडन का फिर फ़ोन आ गया। उसे मिस्टर पले के कत्ल की खबर मिल गई थी। कैप्टन मेहता, पांडिचेरी में ये क्या हो रहा है? कत्ल पर कत्ल हो रहे हैं। मैंने कहा, सर, इधर तखरीबकारों का बड़ा जोर है। मेरी तजवीज़ यह है कि इस सारे इलाके को बाकायदा फ़ौज अपनी तहवील में लेकर तूफ़ानी कार्रवाई शुरू करे। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तुम अपनी रिपोर्ट में यह तजवीज़ लिख दो। और इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट क्या है? मैंने मिस्टर टंडन को बताया कि इंक्वायरी टीम आज ही आई है, अभी तहकीकात जारी है। मिस्टर टंडन ने तलखी से कहा, यह साउथ के लोग क्या तहकीकात करेंगे? मालूम होता है कि यह मुसीबत हम सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को ही भुगतनी पड़ेगी। बहरहाल तुम 2-1 दिन में वापस आ जाओ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तुम अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर सकोगे 2-3 दिनों में? क्यों नहीं सर, मगर इंक्वायरी टीम को रिपोर्ट का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। मिस्टर टंडन ने बेदिली से कहा, कर लो उनकी बेकार रिपोर्ट का भी इंतज़ार। मैंने जानबूझकर अपने घर वालों की खैरियत के बारे में पूछ लिया। मिस्टर टंडन ने कहा, सब ठीक है। हमने उन्हें कहा है कि तुम्हें एक दौरे पर भेजा गया है जिसे ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। फ़ोन बंद हो गया। दोपहर में खाना खाने होटल आ गया। दोपहर के बाद फिर इंक्वायरी के साथ शामिल हो गया। शाम तक ये लोग अपना सर खपाते रहे और नोट्स लेते रहे। गोस्वामी एक बात की रट लगाई जा रहा था, हमारे खुफिया एजेंट इस मुश्किल को हल कर सकते हैं। भगवान जाने राष्ट्रपति भवन के ऑफिसर क्या सोच रहे होंगे। राष्ट्रपति भवन वाले क्या सोच रहे थे? मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि रत्नावली क्या सोच रही है, उसके दिल में क्या है। हो सकता है उसे मिस्टर पले के कत्ल की खबर अभी तक ना मिली हो। मैंने शाम को उसके होटल जाने का फैसला कर लिया। इंक्वायरी टीम ने मुझे शाम के 7 बजे के बाद छोड़ा। होटल में आकर मैंने मुँह हाथ धोकर कपड़े बदले और टैक्सी लेकर सीधा रत्नावली के हॉस्टल की तरफ रवाना हो गया। रत्नावली ने गुज़श्ता रात मिस्टर पले से जो गुफ्तगू की थी, उससे मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि वो बादल नख्वास्ता इस तरफ लाई गई है और उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। लेकिन फिर भी मैं ये मालूम करना चाहता था कि कहीं उसका वास्ता किसी दूसरे शख्स से तो नहीं है, और ये कि उसने मेरे मशकूक होने के बारे में किसी दूसरे शख्स से तो कोई बात नहीं की। रत्नावली अपने होटल में ही मिल गई। वो अपनी साड़ी इस्त्री कर रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैंने उस खुशी की लहर को ख़ास तौर पर नोट किया। इसका मतलब था कि वो मेरे मुखालफों में से नहीं थी। ताहम मैं अपना इत्मीनान कर लेना अपना फ़र्ज समझता था। मैंने उसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया कि उसे अभी तक मिस्टर पले के कत्ल की खबर नहीं हुई। मैंने खुद ही कहा, मुझे अफसोस है रत्नावली कि मैं कल शाम को वादे के मुताबिक तुम्हारे यहाँ चाय पर नहीं आ सका। उसने जैसे खाली खाली नज़रों से मेरी तरफ देखकर कहा, कल तुम्हें आना था जगदीश बाबू। हाँ याद आया, तुम कल क्यों नहीं आया? मैं चाय पर तुम्हारा इंतज़ार करती रही। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी और बिल्कुल साफ कह दिया, कल रात मिस्टर पले को तुम्हारे पास आना था, इसलिए मैं नहीं आया।